हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआर क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट का एग्ज़ाम की डेट है वो आ चुकी है। सभी अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसके बीच में साइकोलॉजी की एक ऐसी शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिसके अंदर सभी इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में बताऊँगी। और वो टर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। 99% चांसेस होते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो उन टर्म्स को आज अपने डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल ही शॉर्ट वीडियो होगी जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। तो सबसे पहले अपनी पहली टर्म को यूज़ करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहली टर्म आती है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया, अब ग्राफिया है तो इस टर्म से वैसे अपने देखते हैं तो अपने को मैथ्स याद आती है, ग्राफ। लेकिन मैथ्स के लिए एक अलग टर्म यूज़ की जाती है, कैलकुलेशन। देखो, डिसकैलकुलिया और डिसग्राफिया दो टर्म्स आपको हैं इसके अंदर। ये है डिसग्राफिया और ये है डिसकैलकुलिया। दो टर्म्स को माइंड में रखना कि अगर डिसकैलकुलिया आता है यानी कि कैलकुलेशन, ये टर्म है वो मैथ्स में यूज़ हो रही है। तो गणितीय गणनाओं से संबंधित समस्या, यानी जिन बच्चों को मैथ्स की कैलकुलेशन यानी गणना करने में प्रॉब्लम आती है उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है डिसकैलकुलिया। लेकिन अब ग्राफ टर्म आ गई। अब ग्राफ मतलब क्या होगा, अब इसमें अपने को थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी। ग्राफ से आ तो मैथ्स रहा है अपने माइंड में, लेकिन अपने को क्या ध्यान में रखना है कि ग्राफ मतलब अपने को पेन पेंसिल चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। तो पेन पेंसिल यूज़ करते हैं तो अपने को यानी लिखने से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लिखने से संबंधित समस्या आती है उस टर्म के लिए, उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है डिसग्राफिया। जैसे कि अब कोई बच्चा बी लिखता है, बी की जगह उसको वो बी को डी लिख दे तो लिखने से संबंधित दिक्कत आ गई कि बनाना तो बी का जो ये था इधर बनाना था वो लेफ्ट साइड में और ये बनाता किस तरफ है, राइट साइड में। तो लिखने से संबंधित समस्या आती है उसके लिए टर्म यूज़ की जाएगी डिसग्राफिया। फिर एक थी डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन करने में जिसको दिक्कत आती है मैथ्स के अंदर, गणितीय गणनाओं से संबंधित समस्या, तो डिसकैलकुलिया। इस तरीके से अपनी दो टर्म्स हैं वो क्लियर हो गई हैं और याद हो गई हैं हमें। फिर उसके बाद में अपने तीसरी टर्म को देखते हैं, वो क्या है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, इसका क्या मतलब है, जिनको पढ़ने से संबंधित समस्या होगी। अब पढ़ने से संबंधित समस्या होगी कैसे, अब इसको याद कैसे रखेंगे कि डिसलेक्सिया से पढ़ने से संबंधित समस्या कैसे याद रहेगी। अब अपने को क्या है कि अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है ना तो अपने को किसी ना किसी तरीके से उसको याद रखना पड़ेगा, कोई ना कोई ट्रिक बनानी पड़ेगी, चाहे वो कितनी भी वियर्ड हो। या हमारा एक नंबर बन रहा है उससे तो हमें 150 में से 90 नंबर लेने हैं, तो इसी तरीके से एक एक करके तो हमारे नंबर बढ़ेंगे ना। तो इसलिए चाहे कैसी भी वियर्ड ट्रिक हो उसको याद करें तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई भी शर्म वाली बात नहीं होगी। तो सबसे पहले डिसलेक्सिया है। अब डिसलेक्सिया मतलब इसमें टर्म क्या निकल के आ रही है, लक्ष्य निकल के आ रही है ना। और जैसा आपको पता है कि आप सबने तारे ज़मीन पर मूवी भी देखी होगी, उसके अंदर जो लड़का था, अगर आपने वो मूवी ध्यान से देखी है तो आपने देखा होगा कि उसको हमेशा उसके दिमाग में वर्ड्स है वो ऊपर घूमते रहते थे, उसको पता नहीं लगता था कि कौन सी टर्म कैसे, उसको पढ़ने में बहुत दिक्कत आती थी ना। तो उससे अपने याद रख सकते हैं। और वही लड़का है वो लक्स वाली ऐड में भी आता था, तो उससे अपने याद रख सकते हैं कि पढ़ने से संबंधित समस्या मतलब डिसलेक्सिया, यानी पढ़ने से उनमें क्या आएगी, समस्या आएगी जिन बच्चों में, उसके लिए टर्म यूज की जाएगी डिसलेक्सिया। ठीक है, तो ये टर्म भी हमें याद होगी। डिसलेक्सिया किसे कहेंगे, जिनको पढ़ने में समस्या आती है। जैसे वो आप को क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे, बट को पट बोलेंगे, इन सब में उनको समस्या आएगी। फिर उसके बाद में अपने नेक्स्ट टर्म यूज़ करते हैं वो होती है डिसप्रैक्सिया। क्या टर्म है, डिसप्रैक्सिया। डिसप्रैक्सिया क्या होगी, गतिक कौशल यानी मोटर स्किल, यानी कि अब गतिक कौशल के अंदर कौन कौन से कौशल यानी कि स्किल्स आएंगी, 4 स्किल आती हैं, बोलने से संबंधित, चलने से संबंधित, पढ़ना और लिखना। जिन बच्चों के अंदर बोलना, चलना, पढ़ना और लिखना इनसे संबंधित समस्याएं आती हैं उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है डिसप्रैक्सिया। ये टर्म यूज़ की जाएगी जिनके अंदर मोटर स्किल से रिलेटेड डिसएबिलिटी होती है, यानी कि गतिक कौशल में निर्योग्यता होती है, तो उसके लिए डिसप्रैक्सिया टर्म यूज़ की जाती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टर्म अपने देखेंगे वो है ADHD। एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है, रीट एग्ज़ाम के अंदर इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म,
कि ADHD की फुल फॉर्म क्या होती है। तो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अवधान संबंधी समस्या। अब इसका क्या मतलब होता है? अवधान मतलब होता है अटेंशन, यानी कि जो भी इंसान या बच्चा है उसको अटेंशन यानी कोई भी बात में वो ज़्यादा लंबे टाइम तक ध्यान नहीं लगा सकता। ध्यान लगाने में जिनको समस्या आती है कि मान लो अपने किसी की बात सुन रहे हैं, फिर बात सुनते सुनते अपना ध्यान 2 मिनट के 10 सेकंड के बाद ही अगर इधर हो रहा है ना, कहीं और जा रहा है, तो मतलब उसमें ध्यान लगाने की समस्या है, वो किसी भी बात में अच्छे से ध्यान नहीं लगा पा रहा है, तो उसको ADHD है। इसका क्या मतलब है? अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी अवधान से संबंधित समस्या है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने जो टर्म देखने वाले हैं वो क्या है? भाषा संबंधित विकृति, यानी लैंग्वेज से रिलेटेड डिसएबिलिटी। वो क्या होगी कि विचार व्यक्त न कर पाना, यानी अपने विचारों को, अपनी थॉट्स को किसी के सामने एक्सप्रेस ना कर पाना, यानी भाषा संप्रेषण। अब मान लो कि कोई बच्चा है, वो उसको अपनी बात रखनी है अपने टीचर के सामने, लेकिन वो अपनी बात रख नहीं पा रहा, यानी उसको प्रॉब्लम हो रही है कि वो उसने बात बतानी तो है लेकिन वो बताए कैसे? भाषा संप्रेषण नहीं कर पाना, यानी अपने मन की बात को किसी के सामने ना रख पाना। उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो होती है अफेजिया, भाषाघात। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अब आप देखो, अब कोई बच्चा अपनी बात को किसी के सामने रख नहीं पा रहा, मतलब वो बोलते बोलते कहीं ना कहीं फंस जाएगा। फंसना मतलब फेजिया, फेजिया यानी फंसना। इससे आप याद रख सकते हो, अफेजिया टर्म यूज़ की जाएगी जब कोई अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाता है। भाषा संबंधित विकृति, यानी विचार व्यक्त न कर पाना या भाषा संप्रेषण नहीं कर पाना, यानी अपनी बात को, अपनी भाषा को दूसरों के सामने नहीं रख पाना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टर्म अपने देखें, जन्म से न होकर बाद में किसी चोट से मानसिक विकृति के कारण विचार व्यक्त न कर पाना, यानी कि जिन बच्चों के अंदर जन्म से ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कि वो अपने विचार व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उनके बचपन में कोई चोट लग जाए सिर पे, उसके बाद उनका मानसिक विकार ऐसा हो जाता है कि वो अपने विचारों को किसी के सामने नहीं रख पाते हैं। ऊपर तो अपनों ने पढ़ा था सीधा कि भाषा से संबंधित उनमें विकृति है, बचपन से ही है कि विचार व्यक्त न कर पाना। अब इसमें दिया नहीं हुआ, इसका मतलब यही है कि उसके अंदर शुरू से ही ऐसी विकृति प्रेजेंट है, डिसेबिलिटी प्रेजेंट है कि वो अपने विचारों को बचपन से ही नहीं रख पा रहा था। अब इसके अंदर अपने को स्पेशल दिया हुआ है कि जन्म से ना होकर किसी चोट के कारण, मानसिक विकृति के कारण विचार व्यक्त न कर पाना। अब बचपन से है तो ए आ गया, अफेजिया यानी एफेजिया। ए सबसे पहले आता है, तो यानी कि पहले से ही जिसके अंदर है। बाद में अगर चोट लगने के बाद आ रहा है तो डिसफेजिया। फेजिया तो है ही कि फंस रहा है अपने विचारों को व्यक्त करने में, लेकिन डिसफेजिया यानी बाद में हो रहा है, अफेजिया मतलब पहले हो रहा है। तो ये दो टर्म्स भी अपनी क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टर्म अगर अपने देखें तो है कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कम आयु के अंदर, छोटी एज के अंदर ही वृद्धावस्था के लक्षण उसके अंदर दिखाई देने लग जाएं, तो उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है प्रोजेरिया। अब इसको ट्रिक कैसे याद रखेंगे कि प्रोजेरिया है? प्रोजेरिया, जेरिया मतलब जर, इसमें से एक वर्ड निकल के आ रहा है ना, जर। जर मतलब जंग लगना। अब ये ट्रिक तो वियर्ड है थोड़ी, लेकिन अगर याद हो रही है और अपने एग्जाम का क्वेश्चन एक क्लियर हो रहा है तो अपने इसको कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसे शर्म वाली बात नहीं होगी। तो जैसा कि एक लोहे को जंग लग जाता है कि उसकी एज कम हो जाती है, उस लोहे की कम हो गया वो, यानी कि वो जल्दी खराब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एक युवावस्था के अंदर यानी यंग है कोई पर्सन, उसमें वो वृद्धावस्था के यानी ओल्ड पर्सन के जो लक्षण हैं वो पहले ही दिखाई दे रहे हैं, तो उसका क्या होगा? उसको बोलेंगे जर लग गई। तो इससे क्या टर्म निकल के आ रही है? प्रोजेरिया, यानी कि जर लग गई। तो कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो ये टर्म इसके लिए हो जाएगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टर्म अपने देखें, स्वयं के बारे में, शारीरिक रूप के बारे में भ्रमित रहना। अब इसके अंदर क्या होगा कि अब सबसे पहले तो अपने को शारीरिक रूप के बारे में जो टर्म यूज़ की जाती है, जो शब्द यूज़ किया जाता है वो पता होना चाहिए। इसके लिए जब बाहरी सुंदरता के बारे में जब कोई वर्ड यूज़ किया जाता है ना, वो होती है मॉर्फोलॉजी।
ठीक है। तो मोर्फोलॉजी यानी कि जब कोई बच्चा अपने स्वयं के बारे में भ्रमित रहता है कि मैं ज़्यादा सुंदर नहीं दिखाई देता, मेरे से सामने वाला ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए ऐसी कौन सी टर्म यूज़ की जाएगी? उसके लिए होती है डिसमोर्फिया। अब मोर्फिया टर्म आ गई ना, मोर्फिया मतलब मोर्फोलॉजी, जिसको अपनी बाहरी सुंदरता का भ्रम रहता है कि मैं ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ, या फिर कईयों को ऐसा रहता है कि मैं इससे ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा हूँ, तो उसको भ्रम रहता है कि स्वयं के बारे में, अपनी शारीरिक सुंदरता, शारीरिक रूप के बारे में उसको भ्रम रहना, इसके लिए टर्म यूज़ की जाएगी, वो होगी डिसमोर्फिया। अब डिसमोर्फिया याद रखना है तो मोर्फोलॉजी टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए, यानी कि बाहरी शारीरिक सुंदरता, यानी कि बाहरी सुंदरता भी नहीं कहेंगे, बाहरी शारीरिक रचना होती है जो संरचना, उसके लिए मोर्फोलॉजी टर्म यूज़ की जाती है। तो डिसमोर्फिया यानी जिसको अपनी शारीरिक रूप के बारे में जो भ्रमित रहते हैं उनके लिए टर्म यूज़ की जाएगी, वो होगी डिसमोर्फिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टर्म अपने देखते हैं। नेक्स्ट जो शब्द है लर्निंग डिसेबिलिटी में, वो क्या है? मानसिक तनाव से संबंधित विकार, यानी कि जिनको मानसिक तनाव रहता है उससे संबंधित विकार होंगे, या फिर तनाव की गंभीर स्थिति होती है या अवस्था होगी, यानी कि जो टेंशन में रहते हैं उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है? उसके लिए की जाती है डिस्थीमिया। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, कई बार क्यों एग्ज़ाम के अंदर पूछी भी गई है कि जो मानसिक तनाव से संबंधित विकार यानी डिसेबिलिटी होती है, यानी कि मेंटली डिस्टर्ब्ड रहते हैं जो, उनके लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है? उनके लिए डिस्थीमिया टर्म यूज़ की जाती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टर्म आ जाएगी ऊंचाई से डर लगना, यानी जिनको हाइट से डर लगता है, तो वो डर लगना मतलब फोबिया, और हाइट से लगेगा तो उसके लिए टर्म होगी एक्रो। ये याद रखना कि हाइट आ गया तो एक्रो, जितनी बार आप ज़्यादा पढ़ोगे ना इनको, ये उतना ही ज़्यादा, उतनी अच्छे से याद होगी आपको। बस ये याद रखना, ऊंचाई मतलब एक्रो। डर तो पता ही है कि फोबिया होता है, तो एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई से डर लगना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टर्म अपने देखते हैं व्यक्ति का सामान्य व्यवहार लेकिन समाज या समूह के में जाने पर शर्मीला व्यवहार, यानी सामाजिकता का अभाव। यानी कि इसका क्या मतलब है कि एक व्यक्ति वैसे तो सामान्य व्यवहार करता है सभी के साथ, लेकिन जब वो किसी समाज में, समूह में, यानी किसी पार्टी में चले जाते हैं तो अपने रिश्तेदारों के सामने शर्मीला व्यवहार, किसी से बोलते नहीं हैं, बस पीछे पीछे रहते हैं अपने बड़ों के, यानी कि उनमें सामाजिकता का अभाव है कि वो दूसरों से खुल के बात नहीं कर पाते हैं, तो यानी खुद के अंदर ही बस अपने आप में ही रहते हैं, तो उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है, वो होती है ऑटिज्म, यानी कि जिनके अंदर सामाजिकता यानी सोशियलिटी का अभाव होता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है और कई बार एग्ज़ाम्स के अंदर इसको पूछा गया है कि ऑटिज्म टर्म किसके लिए यूज़ की जाती है? तो जिनमें क्या है, सामान्य व्यवहार होता है लेकिन समाज या समूह में जाने पर शर्मीला व्यवहार करते हैं या सामाजिकता का अभाव होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टर्म है श्रवण संबंधित विकार। श्रवण मतलब ऑडी, यानी कि ऑडियो से रिलेटेड, यानी सुनने से संबंधित विकार होगा, तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये तो साफ साफ इसके मीनिंग से ही पता लग रहा है, श्रवण का मीनिंग पता होगा ना, तो इसका मीनिंग निकालेंगे, यानी कि ऑडियो, श्रवण मतलब सुनना, सुनना कैसे, सुनने के लिए अपने इंग्लिश में टर्म क्या यूज़ करते हैं? ऑडियो, तो ऑडियो मतलब ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। फिर नेक्स्ट टर्म अपने देखें, नेक्स्ट टर्म होगी झूठ बोलने या फिर अतिशयोक्ति की आदत। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको झूठ बोलने की आदत होती है या किसी भी बात को ना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, उस आदत को पता है क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मीथोमेनिया। मीथोमेनिया का मतलब होता है कि जब कोई झूठ बोलता है या फिर किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बताता है, यानी कि अतिशयोक्ति की आदत। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बताना। इसके लिए जो टर्म यूज़ की जाएगी वो होगी मीथोमेनिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टर्म अपने देखते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? चिंता के कारण दौरे पड़ना या पक्षाघात हो जाना। जब भी किसी भी इंसान को कोई भी टेंशन होती है, उसके कारण उसको अगर दौरे पड़ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है? उसके लिए यूज़ की जाती है हिस्टीरिया। अब
उसके बाद में नेक्स्ट टर्म अपने देखते हैं भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या। अब इसमें क्या है कि किसी को खाना ग्रहण करने में कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है, उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है वो होती है बुलीमिया। बुलीमिया मतलब कोई भी खाना, अगर कोई व्यक्ति को खाना खाने में दिक्कत आती है कि मान लो कि कोई किसी ने खाना खाया साथ के साथ उल्टी आ गई, या फिर किसी को मतलब कोई ना किसी टाइप का यानी चक्कर आने लग जाए मान लो, यानी कि भोजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति में कोई भी टाइप की समस्या आती है उसके लिए आती है टर्म, वो होती है बुलीमिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टर्म है वो है इस विकार। अब नेक्स्ट टर्म है बिंगी आहार विकार। अब ये किसके लिए यूज़ की जाती है टर्म, वो है इस विकार के अंदर व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा आहार ग्रहण करता है, अर्थात भूख नहीं होने पर भी खाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी आदतों को नियंत्रित नहीं कर पाते। यानी भिंगी आहार किसके लिए यूज़ किया जाता है, भिंगी आहार इसलिए यूज़ किया जाता है कि जिन व्यक्तियों के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने की आदत होती है, भूख नहीं है फिर भी खा लेंगे, तो उसके लिए भिंगी आहार विकार टर्म यूज़ की जाती है। अब भिंगी आहार, अब इसके लिए अगर कोई ट्रिक बताऊं तो वो क्या होगी कि इसके अंदर जैसे आपने भिंगी आहार है, झिंगी पार्सल सुना होगा कि अगर किसी ने डोमिनोज का कुछ भी खाया है, अगर झिंगी पार्सल खाया है तो झिंगी पार्सल, अब वो अगर किसी को भूख नहीं होती तो भी डोमिनोज के नाम पे क्या है कि उसको खा ही लेते हैं। भूख नहीं है, अभी तो खाना खा के हटे थे, लेकिन जैसे ही झिंगी पार्सल सामने आया तो अपने खा लेते हैं, ठीक है। और ये झिंगी पार्सल, भिंगी आहार, ये वर्ड्स सेम लग रहे हैं ना, तो भिंगी आहार से आप डोमिनोज याद रखना, डोमिनोज का नाम लेते ही कि भूख नहीं होगी तो भी अपने डोमिनोज का पिज़्ज़ा या झिंगी पार्सल है वो खा सकते हैं। तो इसका मतलब है जिनको भूख ना होने पर भी जो वो खाना खा लेते हैं ऊपर से, और यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, उसके लिए भिंगी आहार विकार टर्म यूज़ की जाती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टर्म अपने देखें, ये टर्म सबसे इम्पोर्टेंट है और 2018 के अंदर रीट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया भी था कि एनोरेक्सिया नर्वोसा टर्म किसके लिए यूज़ की जाती है। मतलब क्वेश्चन पता है कैसे आया था कि जैसे आपको इसकी टर्म दे देंगे, ये डेफिनेशन दे देंगे कि एक ऐसा विकार जिसके अंदर व्यक्ति क्या है, स्वयं को भूखा रखकर दुबला बनने का कठिन प्रयास करता है। यानी कि भूखा रहेगा, डाइट का नाम सुना होगा कि जो लोग डाइट करते हैं तो उनको भूख लगती है लेकिन फिर भी वो क्या है, बहुत कम खाते हैं या खाते ही नहीं है बिल्कुल भी, एक टाइम का खाना स्किप कर देते हैं। फिर किशोरों को अपने भोजन में कुछ खाद्य पदार्थों को निकालते अथवा केवल दुर्बल बनाने वाले खाद्य पदार्थों का ही सेवन करते देखा जाना बहुत ही सामान्य घटना है। इसका मतलब क्या है कि जब किशोर यानी कि जो यंग लड़के लड़कियां होते हैं वो क्या करते हैं, अपने भोजन के खाद्य पदार्थ यानी खाना होता है जो, उसमें से कुछ चीज़ें निकाल देते हैं। मतलब जैसे कि जिनसे फैट आता है, अब जैसे पनीर हो गया, घी है वो सब्जी में नहीं डालेंगे, सीधा बिना घी की सब्जी खाएंगे बिना, या फिर सैलेड खाते हैं। फिर केवल दुर्बल बनाने वाली यानी पतला बनाने वाले खाद्य पदार्थ यानी भोजन को करते हैं। तो ऐसी घटना सामान्य सभी में देखी जाती है। तो इसके लिए टर्म क्या यूज़ की जाती है, वो होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा टर्म किसके लिए यूज़ की जाएगी, जिसमें क्या है, एक व्यक्ति या यंग बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि पतला होने के लिए अपनी डाइट को कम कर देते हैं या फिर उसमें से कुछ चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं, तो उसके लिए एनोरेक्सिया नर्वोसा टर्म यूज़ की जाती है। तो ये थी हमारी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो क्या है कि हमारे रीट के एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं और इसमें से 99% चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप हमेशा इन टर्म्स को जब भी कभी एग्ज़ाम देने जाओगे ना जिस दिन, तो जाने से पहले एक बार इन टर्म्स को सुन के ज़रूर जाना, क्योंकि इन टर्म्स में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।